नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एंटर कर चुके हैं प्रैक्टिस सेशन 2 में। पिछले सेशन में हमने 40 नंबर प्रश्न तक डिस्कशन किया था और आज 41 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 41वां प्रश्न। प्राचीन काल में खाली जगह नदी के दक्षिण क्षेत्र का मगध नाम से जाना जाता था। बताइए दोस्तों, किस नदी का दक्षिण क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था? एसएससी जीडी 2023 का यह सवाल है, बताइए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है गंगा नदी। जी हाँ, गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध कहलाता था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अघातशत्रु का पुत्र था, जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। पाटलिपुत्र दोस्तों वर्तमान पटना शहर को कहते हैं। जी बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उदयन। जी हाँ, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी, जिसे वर्तमान में पटना नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और कौन से तीर्थकर थे? महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? बताइए दोस्तों। महावीर जैन दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है, 2024 में पूछा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में खाली जगह के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। कुल मिलाकर इस प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे ध्यान लगाया था? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, सबको पता है गौतम बुद्ध ने पीपल वृक्ष के नीचे लगाया था और महावीर स्वामी ने साल वृक्ष के नीचे लगाया था। याद रखना दोस्तों, ये वृक्ष के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पीपल वृक्ष। आगे बढ़ते हैं, 45वां सवाल है, खाली जगह की उम्र में महावीर ने आत्मज्ञान की तलाश में घर छोड़ दिया था। बताइए, महावीर जैन ने कितने वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 30 वर्ष। 30 वर्ष की उम्र में महावीर जैन ने घर छोड़कर जंगल में रहने को चले गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर जयंती कौन से महीने में मनाई जाती है? ये 2023 में भी पूछा गया और 24 में भी पूछा गया। हो सके तो ये 26 में भी आ सकता है। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, महावीर जयंती हिंदू धर्म के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी यानी 13th डेट को मनाई जाती है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च अप्रैल में पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखना, मार्च अप्रैल में मनाई जाती है महावीर जयंती। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक खाली जगह थे। बताइए, बुद्ध कौन थे? ब्राह्मण थे, वैश्य थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे? दोस्तों, बुद्ध क्षत्रिय थे। जी हाँ, ना ही वे ब्राह्मण थे, ना ही वे वैश्य थे, ना ही वे शूद्र थे। बुद्ध क्षत्रिय वंश से थे। जी हाँ दोस्तों, जो कि भारत नेपाल सीमा के पास एक गांव था लुम्बिनी, कपिलवस्तु वहाँ की थी। और बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था और महावीर ने 30 वर्ष की आयु में। याद रखना दोस्तों, एक ही वर्ष का अंतर है। 29 में बुद्ध ने और महावीर ने 30 वर्ष में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, महामस्तकाभिषेक एक जैन त्योहार है जो प्रत्येक
खाली जगह वर्ष में एक बार मनाया जाता है, यानी कि कितने वर्षों के बाद में महामस्तकाभिषेक त्यौहार, जैन त्यौहार मनाया जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म में कुंभ मनाया जाता है, जो कि 12 वर्षों बाद आता है। तो दोस्तों इसका भी उत्तर है 12 वर्ष। महामस्तकाभिषेक जैन त्यौहार है जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। और दोस्तों सबसे प्रचलित महामस्तकाभिषेक गौतमेश्वर बाहुबली का है, जो कि दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेला शहर में आयोजित किया जाता है। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जी हाँ, गौतमेश्वर बाहुबली का कर्नाटक के श्रवणबेला शहर में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में किसके लिए अधिक कठिन था? बताओ। उस वक्त की बात की जा रही जिस वक्त जैन धर्म प्रचलन में था, बहुत ज़्यादा। बताइए, कारीगरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए या महाजनों के लिए? ये बहुत ही इजी सवाल है ये दोस्तों, किसानों के लिए। क्योंकि किसानों को अपनी फसल की रक्षा करने के लिए कीड़ों को मारना पड़ता था, जबकि जैन धर्म के अनुसार किसी की हत्या करना महापाप है, बहुत ही ज़्यादा पाप माना जाता है। वैसे तो सभी धर्म में, ज़्यादातर धर्मों में किसी की हत्या करना पाप माना जाता है, लेकिन जैन धर्म में अहिंसा, बिल्कुल किसी कीड़े की भी हिंसा नहीं कर सकते। इसलिए किसानों के लिए उस वक्त काफ़ी कठिन था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वयं त्यांग यानी हैंसांग की बात करें। हैंसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के खाली जगह नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते थे, जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता था। कुल मिलाकर ये प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि जब नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो उसमें जो न्यू एडमिशन आते थे उनको प्रश्न पूछा जाता था पहले दिन जब वे आते थे तब। तो वो प्रश्न कौन पूछता था? द्वारपाल पूछता था, मठ का प्रमुख पूछता था, पुराने भिक्षु पूछते थे या छोटे भिक्षु पूछते थे? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही उत्तर है द्वारपाल। जी हाँ, जब कोई भी नालंदा में उस वक्त न्यू एडमिशन आता था तो सबसे पहले द्वारपाल ही उनसे प्रश्न पूछता था, जिसका उत्तर देना बहुत कठिन हुआ करता था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, जातक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। मतलब जातक किसके पुत्र थे? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? दोस्तों जातक महावीर स्वामी के पुत्र थे। जी हाँ, जातक जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं महावीर स्वामी, उनके पुत्र थे। और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलक निम्न में से कौन सा था? बताइए। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही सामान्य सा प्रश्न है। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ सबको पता है, त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक यानी 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। याद रखना दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा वैशाली। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। वैशाली में दिया था अपना अंतिम उपदेश। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों सभी को पता है, बिहार में हुआ था, वैशाली में, कुंडग्राम में, बिहार में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा में खाली जगह संप्रदाय से जुड़े 6 चित्रों यानी रॉक आर्ट का संग्रह है।
बताइए किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। जी हाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों ये एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है, याद रखना। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संकलन अगम सूत्र कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी 2019 का ये सवाल है। अगला प्रश्न, खाली जगह को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों। एशिया की ज्योति या एशिया का ज्योतिपुंज भगवान बुद्ध को कहते हैं। ये सवाल 2 बार पूछा गया दोस्तों, 2019 में और 2024 में। हो सके तो 26 में भी पूछ सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, जातक कथाएं दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? जी हाँ दोस्तों, नालंदा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बौद्ध धर्म। जी हाँ, बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था नालंदा, जो कि पाटलिपुत्र यानी पटना में था। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होता दोस्तों ए, शाक्य। कपिल वस्तु शाक्य गण की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों ये। इसका उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य से। अशोक के अधिकांश शिलालेख खाली जगह भाषा में थे और खाली जगह लिपि में लिखे गए थे। बताइए अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। सही उत्तर होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान तक की अवधि को भारतीय इतिहास में खाली जगह के रूप में जाना जाता है। बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों। इसका उत्तर होगा उत्तर मौर्य काल। जी हाँ, पूर्व मौर्य काल हो नहीं सकता, पूर्व ब्रिटिश काल नहीं हो सकता, औद्योगिकरण ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल, उत्तर मौर्य काल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अशोक। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार का बेटा अशोक। जी हाँ, तो सही उत्तर होगा सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब खाली जगह के नाम से जाना जाता है। बेहद ही इजी प्रश्न दोस्तों। पाटलिपुत्र को वर्तमान नाम पटना से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए। इसका सही उत्तर है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। जी हाँ, इन्होंने मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिल्कुल ही सिंपल सवाल।
मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था घनानंद को हरा के चाणक्य की सहायता से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? बिल्कुल ही सिंपल सवाल है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा कंधार। कंधार जो कि अफगानिस्तान में। जी हाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक खाली जगह का पुत्र था। बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सम्राट अशोक किसका पुत्र था? सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त का पोता था। जी हाँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मौर्य शासक के शासन काल में कलिंग युद्ध हुआ था? बिल्कुल ही इजी सवाल है दोस्तों, ये भी 2 बार पूछा जा सका है। इसका सही उत्तर है अशोक। जी हाँ, कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था। उसके बाद इसने युद्ध न लड़ने की कसम खाई थी, जिसमें उसका हृदय परिवर्तन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दंभ की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? ये प्रश्न एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, 4 बार पूछा गया है। ध्यान में रखना दोस्तों। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, दंभ की अवधारणा को लोकप्रिय मौर्य शासक अशोक। जी हाँ, कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध न करने की कसम खाई थी और उसके बाद वे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए थे और उन्होंने दंभ की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था, सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, बताइए। इसका सही उत्तर है दोस्तों 232 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। जी हाँ, 232, 232 याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रण किया था? यानी जो रेशम मार्ग था उसको नियंत्रित किया था। सही उत्तर है दोस्तों इसका कुषाण। जी हाँ, क्योंकि रेशम मार्ग दोस्तों चीन से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक था, जो भारत से होकर गुजरता था। इस पर नियंत्रण कुषाणों ने किया था, याद रखना दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? दोस्तों मेगस्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। जी हाँ, और इंडिका में उन्होंने ये बताया कि पाटलिपुत्र यानी पटना नगर के चारों तरफ परकोटा यानी दीवार थी, और दीवार में से अंदर एंट्री करने के लिए कितने गेट थे? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, 64 गेट थे। जी हाँ, जो पटना के चारों तरफ दीवार थी उसमें कुल 64 गेट थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है दोस्तों। इसका उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। ये 2 बार पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखना। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में झांसी का महान स्तूप बनाया गया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अशोक। जी हाँ, सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों समुद्रगुप्त। जी हाँ, उत्तर होगा डी, समुद्रगुप्त। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? ये दोस्तों प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ।
अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? बताइए। इसके बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक, जी हाँ, अशोक ने युद्ध न खाने की कसम खाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे पियदसी के नाम से जाना जाता था? इसका भी उत्तर दोस्तों अशोक है। जी हाँ, अशोक को पियदसी या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल ही सिंपल सवाल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्योत्तर काल में खाली जगह वे पुरुष महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। बताइए। बिल्कुल ही सिंपल सवाल है दोस्तों, दास कर्मकार। जी हाँ, दास के वो जो दास होते थे उनके पास जमीन नहीं हुआ करती थी। ये सवाल पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से अशोक के शासन की एक प्रांतीय राजधानी थी? तो दोस्तों अशोक की राजधानी कौन सी थी? बताइए। अशोक की राजधानी तक्षशिला भी थी, उज्जैन भी थी। इसका सही उत्तर होगा ए। जी हाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए खाली जगह की सवारी करते थे। बताइए। घोड़े, हाथी, बैल या एक सिंगे की सवारी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हाथी। जी हाँ, सोने चांदी के सजाए हुए हाथियों की सवारी करते थे। घोड़े नहीं हुआ करते थे उस वक्त अपने भारत में, घोड़े अरबी देशों में हुआ करते थे। हाथी खूब थे अपने पश्चिम बंगाल और इधर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था कि इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। खाली जगह के आसपास के इलाके पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। बताइए। बहुत ही इजी सवाल। इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। जी हाँ, पटना। पटना के आसपास का इलाका सीधा सम्राट का नियंत्रण पर था, बाकी पर सेनापति वगैरह शासक किया करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? यानी कि मेगस्थनीज कहाँ से चंद्रगुप्त के दरबार में आया था? जी हाँ, ये आया था सेल्यूकस निकेटर के दरबार से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप अच्छी लगी होगी आपको क्लास। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।